तो कल हम लोग फंजाई तक ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोगों को वायरस पढ़ना है ना। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकेन, ये चारों हम लोग छोटा सा टॉपिक है, दो लाइन इन लोगों के बारे में लिखना है और ये चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके बारे में अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, तो क्या मतलब वो पढ़ करके, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो वायरस। वायरस जो होते हैं ना, वायरस इस समय एकदम दिमाग में कोरोना घूमने लगता है। आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें वायरस की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। इस समय न्यूज में ज़रूर सुना होगा ये वर्ड, वायरोलॉजी या वायरोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके लैब होते हैं बढ़िया। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये वायरस जो है वो बनाया गया वायरस है, कोरोना जो है, ठीक है। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है बड़ा ख़तरनाक है, कई लोगों को ले भी था। तो वायरस हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि द स्टडी इज़ कॉल्ड एज वायरोलॉजी। द स्टडी इज़ कॉल्ड एज वायरोलॉजी लिखना, द स्टडी इज़ कॉल्ड एज वायरोलॉजी। देखो, जैसे हम जब स्पेलिंग कुछ लिख रहे होते हैं ना, उसमें अगर बीच में कोई बोल देता है तो हमारा गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो स्टडी इज़ कॉल्ड एज वायरोलॉजी, याद रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, बता दे रहे हैं कि वायरस जो होते हैं ना, वो जैसे अगर मान लो किसी के बाहर ऐसे इन्वायरमेंट में है तो वो एकदम नॉन लिविंग की तरह दिखेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं, उनके अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है कि वो लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो वायरस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के बॉडी के अंदर जा कर के ही रिप्लिकेट होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना कि वायरस जो है वो होस्ट के अंदर जा रहे हैं और होस्ट के अंदर जा रहे हैं और उसी से खाना पीना ले रहे होंगे, यानी कि ये कैसे हुए? ये पैरासिटिक हुए। कैसे हुए? पैरासिटिक। तो सबसे पहले तो ये लिखो, इट इज़ द नॉन सेलुलर, इट इज़ द नॉन सेलुलर। एक बार जब हम पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन, तो उस समय मेरी एक जूनियर है, बड़ी अच्छी जूनियर है, फेवरेट जूनियर है मेरी। ऐसे तो उसका नाम है कुछ, उसका नाम, लेकिन हम लोग उसको प्यार से रूपा कह के बुलाते हैं। तो वो हमसे यही सवाल पूछी थी किंगडम में जब क्लासिफिकेशन हो रहा था कि इसमें हम लोग, जैसे बैक्टीरिया का मैंने बताया था कि इसको मोनेरा में रखेंगे, प्रोटिस्टा में किसको रखेंगे, फंजाई में किसको, तो उसके दिमाग में आया कि वायरस को हम लोग आखिर किस में रखेंगे, ठीक ना। तो वही वो वायरस को किस में रखेंगे, तो वायरस को हम लोग किसी किंगडम में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और याद होगा जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उसमें एक बात हम लोग लिखते थे कि इससे ये यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं, या यूनिसेलुलर हैं कि मल्टीसेलुलर हैं, फिलामेंटस, ये सब हम लोग लिखते थे ना। तो वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना कि वायरस इज़ द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, replicate only inside the host cell, replicate only inside the host cell। ये जो होंगे नॉन सेलुलर होंगे और replicate only inside the होस्ट सेल, रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ये याद रखना है, जो होस्ट सेल में इनका रिप्लिकेशन होता है। जैसे एक वायरस का नाम सुना होगा, बड़ा खतरनाक वायरस होता है, एड्स, सुना होगा ना। तो वायरस नहीं होता है एड्स, हम बोल दिए वायरस का नाम सुना होगा एड्स, एड्स वायरस नहीं होता, एड्स रोग होता है। वायरस होता है HIV। वायरस कौन होता है? HIV। वायरस है HIV। HIV का फुल फॉर्म बता दो, 2 रुपया इनाम। नहीं पता है? 2 रुपया हार गए, आप हार चुके हैं, अब आप घर जा सकते। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसकी वजह से रोग होता है एड्स। कौन सा रोग होता है? एड्स का फुल फॉर्म बता दो, 2 रुपया। आप जीत चुके हैं 2 रुपये। क्या करेंगे आप इतने धनराशि का? तो एड्स याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्यों कहा जाता है इसको सिंड्रोम, ये पता है? बता दो, 2 रुपया। तो हार गए 2 रुपया। अरे तो पूरा तो याद रखना, इसको सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि जो एड्स हुआ जो रोग होता है, उस रोग में हमारे बॉडी की इम्यूनिटी एकदम लो हो जाती है, ठीक। इम्यूनिटी एकदम कमज़ोर होने की वजह से हमको कई रोग होने लगते हैं एक साथ, ठीक है।
तो कई रोग होने की वजह से इसको सिंड्रोम नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सिंड्रोम। तो सिंड्रोम वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है, जब एक इम्यूनिटी लो होने की वजह से कई रोग होने लगे तो उसको हम लोग सिंड्रोम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखना कि जो वायरस है, हमने क्या सीखा कि हमने पहले जाना कि वायरस की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी बोलेंगे। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के बॉडी के अंदर ही जाकर के रिप्लिकेट करेंगे, यानी कि होस्ट के बॉडी के जब बाहर रहेंगे तो रिप्लिकेट नहीं करेंगे, यानी कि नॉन लिविंग की तरह रहेंगे। ठीक है, अब अगर हमने इतना जान लिया तो हमें एक बात ये जान लेना चाहिए कि एक साइंटिस्ट थे, नाम दिया होगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बड़ा टेढ़ा बड़ा नाम दिया है साइंटिस्टों का इस वाले टॉपिक में, मिट्री लेवानोस्की करके उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने इसका वायरस के बारे में उन्होंने खोजा था। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे बीजेरिंकिया, हालांकि मैं उनको बोलता हूँ बीजेरिंकिया के पापा, ऐसे गाना हो जाता है ना, तो बीजेरिंक उनका नाम था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस तुम्हारे बुक में डिस्कस किया गया होगा। तो हुआ क्या था कि इन्होंने देखा था, लेवानोस्की ने देखा और फिर बीजेरिंक ने क्या किया कि उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया था, उस वायरस को, मतलब जो टोबैको मोज़ेक वायरस जिस प्लांट में भी था वहाँ से उस प्लांट के फ्लूइड को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। तो जाहिर सी बात है उस फ्लूइड में कौन रहा होगा? वायरस भी रहा होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। बीजेरिंक ने क्या किया कि जिस भी प्लांट को रोग हुआ है, टोबैको मोज़ेक वाला रोग जिस प्लांट को हुआ है, ठीक, उस प्लांट से उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया उस फ्लूइड को, और उस फ्लूइड को उन्होंने क्या किया कि उस फ्लूइड को उन्होंने किसी दूसरे प्लांट के अंदर डाला। ठीक, तो जैसे उन्होंने किसी दूसरे प्लांट के अंदर उस फ्लूइड को डाला, उन्होंने देखा कि वो वाला प्लांट भी इन्फेक्शन शो कर रहा है। ठीक, इसका सीधा सा मतलब था कि वो जो फ्लूइड है वो कैसा फ्लूइड है? वो इन्फेक्शियस फ्लूइड है। ठीक, इसके लिए एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा सेंटेंस भी लिखा होगा तुम्हारे बुक में, कॉन्टेजिनियम पता नहीं क्या क्या करके, वो दूसरी भाषा है एक्चुअली, यहाँ की भाषा नहीं है, मतलब इंग्लिश नहीं है, तो वाइवम फ्लूडियम करके है। तो इसका मतलब, उसका मतलब ये था कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो फ्लूइड है वो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है। ठीक है, फिर बाद में नाम बताया गया कि उस फ्लूइड में वायरस भी था। ठीक है, तो ऐसे कुछ साइंटिस्ट का तुम्हें नाम याद रखना है। वो एनसीईआरटी में लिखा होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, उसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी की, तो वहाँ का लाइन बाय लाइन पूरा एकदम एक एक चीज़ पढ़ना, और उसमें ईयर भी लिखा होगा, जैसे कौन से साइंटिस्ट ने किस ईयर में किया, ये ईयर भी लिखा होगा, तो वो भी लिख लेना, याद कर लेना। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वायरस के बारे में कि वायरस के ऊपर ना प्रोटीन की कवरिंग होती है। किसकी? प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वो करती क्या है? वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक, वायरस के अंदर जो जेनेटिक जाहिर सी बात है, देखो हमने स्टार्टिंग में ही क्या लिख दिया कि ये रिप्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, मतलब संख्या को बढ़ाना। रिप्लिकेट का मतलब क्या है? संख्या को बढ़ाना। तो ये क्या करेंगे, इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हो सकता है कि आरएनए हो या हो सकता है कि डीएनए हो, लेकिन कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों हो। ठीक है ना, कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों हो, यानी कि एक वायरस के पास कोई एक ही चीज़ होगी, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल की तरह वो काम करेगा, यानी उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो देखो ये एड्स में क्या होता है ना, जो ये HIV वाला वायरस है वो हमारी बॉडी में जाता है। ठीक है, हमारी देखना इसका इलाज भी इसी वजह से नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जा करके पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, ये आरएनए होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना लेता है। ठीक, और डीएनए ये जो बनाता है वो एकदम हमारी बॉडी के डीएनए की तरह बनाता है। ठीक, और फिर हमारी ही बॉडी के डीएनए के साथ रिप्लिकेट करने लगता है। अब मान लो हम लोग अगर कोई दवा खा लें, ठीक है, अगर हम लोग कोई दवा खा लें, इसको अब हम लोग मार कैसे सकते हैं? इसके डीएनए को ख़त्म कर दे तो हम लोग इसको मार देंगे। अब अगर मान लो हम लोग कोई ऐसी दवा खा लें ना, तो अब इसका डीएनए हमारे डीएनए की तरह ही जेनेटिक वो कोड लिया हुआ है, तो हम जो दवा जाएगी अब उसके पास वो आदमी तो है नहीं कि दवा जाएगी अंदर। रुको रुको, HIV वाले कौन लोग हो, इधर साइड में हो जाओ, लाइन लगाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो दवा पहचान ही नहीं पाएगी कौन हमारे बॉडी का डीएनए है, कौन HIV वाला डीएनए है। ठीक, तो इस वजह से इसको मारने में वो क्या कहते हैं, मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि अगर मान लो हम लोग कोई दवा खा लिए ना और वो पहचान नहीं पाई, मारना था HIV का डीएनए, मार दी हमारा डीएनए, तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। HIV को तो छोड़ो, रह के भी क्या करेगा फिर तो इसी वजह से इसका इलाज नहीं, इसका इलाज बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा गया है। हाँ, जो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला
प्रोसेस है उस प्रोसेस को धीरे किया जा सकता है। ऐसी दवाई आती हैं जो उस प्रोसेस को धीरे कर सकती है, यानी कि जो आदमी 1 साल में मरने वाला है वो 2 साल में मरेगा, ठीक है, लेकिन मरना तो फिक्स है अगर हो गया तो, और नहीं हुआ तो भी मरना फिक्स है। कोई अमृत का घड़िया पी के थोड़ी आया है। ये जो वायरस होते हैं इसमें हम लोग क्या क्या जान लिए कि इसकी स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, और इतना सब कुछ जान लिए। अब लिख लो कि वायरस है प्रोटीन कोट, वायरस है प्रोटीन कोट which protect their genetic material, which protect their genetic material। इनके पास प्रोटीन का कोट होगा, तो प्रोटीन कोट होगा इनके पास। उस प्रोटीन कोट का एक नाम होता है स्पेसिफिक, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? तो लिख लो ऐसे ही जैसे हम लिख रहे हैं, उस प्रोटीन कोट को क्या बोलेंगे? कैप्सिड। उस प्रोटीन कोट को क्या बोलेंगे? कैप्सिड। तो याद रखना पूरे प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड बोल रहे हैं। उस पूरे प्रोटीन कोट को क्या मैं बोला? प्रोटीन तो नहीं ना सुनाई दिया, प्रोटीन बोला हूँ। उस पूरे प्रोटीन कोट को क्या बोले? कैप्सिड। लेकिन इसी कैप्सिड की एक यूनिट को अगर हम लोग ले लें, किसको? एक यूनिट को। इसी कैप्सिड की अगर एक यूनिट की बात की जाए तो इस कैप्सिड की एक यूनिट का क्या कहलाएगी? कैप्सोमियर। क्या कहलाएगी? कैप्सोमियर। लिख लो इसको भी, कैप्सोमियर। प्रोटीन की एक यूनिट को हम लोग बोलेंगे कैप्सोमियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल। हाँ ठीक है, समझदार हो, फिर भी लिखो। वायरसेस हैज जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। उसके बाद लिखो कि कॉमा दे करके लिखना, नो वायरस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। यानी कि ऐसा कोई वायरस नहीं होगा जिसके पास दोनों डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद हों। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? ठीक। तो वायरस की वजह से कई डिजीज़ भी होती हैं, जानते होगे, ठीक है। जैसे वायरस की वजह से एक डिजीज़ आजकल बड़ा हो रही है, मतलब पहले क्या होता था कि सर्दी जुकाम आता था तो कोई डर नहीं लगता था, अब सर्दी जुकाम आता है तो लोग शक की निगाह से देखते हैं, दूर होने लगते हैं हमारा जैसे ऐसे। तो ठीक है, तो वायरस की वजह से कई रोग होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, और इसके अलावा कई हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, वो भी वायरस की वजह से होता है, और चिकन पॉक्स हो गया, वो भी वायरस की वजह से होता है, स्मॉल पॉक्स हो गया, वो भी वायरस की वजह से होता है, और एक मम्प एक डिजीज़ होती है, गाल फूल जाता है ऐसे, वो भी वायरस की वजह से होता है। मम्प नहीं जानते हो डिजीज़? देखे होगे कई लोगों को मम्प हो जाता है तो यहाँ देखे हो कभी कभी पट्टी लगाए रहते हैं एक वाइट कलर का ऐसे, और उस पट्टिया में छेद होता है। हाँ, तो वही मम्प होता है, वो वायरस की वजह से होता है एक्चुअली। ग्वाइटर नहीं बोलते हैं, ग्वाइटर घेंघा होता है, ये इतना फूल जाता है इधर। हाँ, तो ग्वाइटर अलग है, मतलब कुछ भी कहीं भी घुसा दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी जो याद रखनी तुमको वायरस में। अब इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारे कंपटीशन में, ठीक है ना। तो उसको लाइन बाय लाइन मैं तुम्हारे बुक में अंडरलाइन भी कर दिया हूँ कुछ, उस लाइन को एकदम प्रॉपर पढ़ लेना। वीडियो वाले जो बुक पूछेंगे उन्हीं के बुक में बताऊँगा क्या क्या अंडरलाइन करना है। तो जो हमसे पूछेगा कौन कौन सी लाइन अंडरलाइन करें उसको बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा, ठीक। तो वो एकदम प्रॉपर याद कर लेना। साइंटिस्ट के नाम जरूर पढ़ना, किसने क्या किया है। अब इसके बाद हेडिंग डाल लो वायरॉइड्स। ये वायरस की तरह ही ऑर्गेनिज्म होते हैं पर उनसे छोटे होते हैं। वायरस का छोटा भाई वायरॉइड्स, ठीक है। लिखो, डिस्कवर्ड बाई एक साइंटिस्ट थे टीओ जेनर, टी फॉर टमाटर, DIENER,
यही है स्पेलिंग, ठीक है। तो लिख लो, डिस्कवर्ड बाय टीओ डेनर इन 1971, इन 1971 में उन्होंने खोजा था। ये देखो क्या होते हैं, वायराइड जो होते हैं ना वो वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस होता है। जैसे कि इनके पास प्रोटीन की कोट नहीं होती, ठीक है, ये वायरस से स्मॉल होते हैं। तो यही सारी बातें बस लिखनी है। लिखो, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, स्मॉलर देन वायरसेस, they are smaller than viruses and also cause disease। इनकी वजह से भी डिजीज़ होती है। एक और डिजीज़ होती है पोटैटो स्पाइंडल डिजीज़, लिख लो ब्रैकेट में, पोटैटो आलू, पोटैटो स्पाइंडल डिजीज़, पोटैटो स्पाइंडल डिजीज़, ठीक है। फुल स्टॉप दे करके फिर नेक्स्ट लिखना। इनके पास फ्री आरएनए होता है, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दे हैव नो प्रोटीन कोट, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होगा, सेंट होगा, ठीक है। दूसरा ये फ्री आरएनए होगा, ये तो हम लोगों ने लिख लिया ना, एक ही पॉइंट का मतलब 1000 बार लिखें। तो इसके बाद अब लास्ट पॉइंट लिख लो, द आरएनए ऑफ वायराइड्स, द आरएनए ऑफ वायराइड्स लो इन मॉलिक्यूलर वेट देन वायरसेस, ठीक है। तो वायराइड के जो आरएनए होंगे वो डीएनए के आरएनए के मुकाबले मॉलिक्यूलर वेट में कम होंगे, ठीक है, इसीलिए इनका नाम भी वायराइड होता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये वायराइड जो है वो वायरस की तरह ही हैं, इन्फेक्शियस है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो होते हैं इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती, ये साइज़ में छोटे होते हैं, इनका आरएनए जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक ना। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। और इससे जो डिजीज़ होती है वो पोटैटो स्पाइंडल डिजीज़ होती है, ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि तुम पढ़ करके आना, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है जो न समझ में आए, हाँ लेकिन नया चीज़ है तुम्हारे लिए। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो वाले कमेंट करेंगे तो उनको ही पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रियॉन्स ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक डिजीज़ होती है जैकॉब डिजीज़, ठीक है, वो यहाँ से तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये पढ़ करके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का एक्चुअली ये पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं जो चल रहा है वायरस से लेकर के लाइकेन तक, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये पढ़ करके आना। अब लास्ट हेडिंग डालो लाइकेन। लाइकेन के बारे में हम लोग पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हल्का सा और जान लेंगे। लाइकेन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ तो जानते ही हैं, जो नया जानना है वो मैं बस बता दे रहा हूँ। इट इज़ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। खटाखट से एकदम लिख लो इतना जो जानते हो। इट इज़ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो देखना लाइकेन किसके किसके बीच का मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी और फंजाई, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में जब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनता है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? लाइकेन। क्या नाम देते हैं? लाइकेन। तो जो एल्गी वाला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट। क्या बोलते हैं? ये नई चीज़ है तुम्हारे लिए, फाइकोबियॉन्ट। और जो फंजाई वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबियॉन्ट। क्या बोलते हैं? ठीक, फाइकोबियॉन्ट, माइकोबियॉन्ट, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। तो फाइकोबियॉन्ट कैसा यूनिट होगा? ये जाहिर सी बात है ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, ठीक। और ये वाला कैसा होगा? ये वाला कैसा होगा? हेट्रोट्रॉपिक होगा, ठीक है ना। यानी कि देखो याद होगा तुमको, एक बार हम अपने स्कूल का बताए थे कि एक लड़का चावल लाता था तो दूसरे लड़के के बेड पे चावल बनता था, ठीक है। तो ये चावल लाएगा, ऑटोट्रॉपिक है, यानी ये खाना दे देगा और ये रहने के लिए जगह दे देगा, ठीक है। चूँकि ये हेट्रोट्रॉपिक है तो ये तो खाने के लिए दूसरे पर ही डिपेंड है। तो ये बोलता है कि भाई तुम दूसरे पे क्यों डिपेंड हो जब हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। तो ये अभी ज़िंदा है तो ये खुद खाना बनाता है
तो खुद भी खाता है और इसको भी थोड़ा बहुत देता है कि लो तुम भी इंजॉय करो। तो ये कहता है कि जब तुम इतना कर रहे हो मेरे लिए तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है और मैं तुम्हारे लिए जगह दूंगा, जाओ ऐश करो। ठीक है, तो ये रहने के लिए जगह दे देगा। तो लिख लो ये ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लो पहले फटाफट से इसको। ठीक है, और इसके बाद लिखना एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर इट्स पार्टनर Algae prepare food for its partner and fungi provide shelter to the algae, मतलब मिल बांट करके काम कर लेते हैं ये लोग। कोई पानी लाया तो कोई कपड़ा धो दिया, यही है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है तुमको, बस इतनी चीज़ इसमें याद रखनी थी और यही तुमसे पूछा जाता है। ठीक है ना, कि एल्गी वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फंजाई वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कौन खाना बनाता है और कौन रहने के लिए जगह देता है। तो याद रखना है एल्गी चूँकि ऑटोट्रॉपिक होती है इसलिए यही खाना बनाएगी। ठीक है ना, ये याद रखना कि एल्गी ऑटोट्रॉपिक होती है इसलिए यही खाना बनाएगी। तो एक चीज़ बस लास्ट देख लो कि लाइकेन जो होते हैं ना वो बहुत गुड इंडिकेटर माने जाते हैं पोल्यूशन के। ठीक है, हाँ पोल्यूशन के, क्योंकि जहाँ पर भी पोल्यूशन होता है वहाँ पे ये लाइकेन नहीं तुमको दिख सकते। अब तुम जा करके यहाँ मार्केट में खोजते रहो लाइकेन, घंटा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है। ठीक है, तो पोल्यूटेड जगह पे ये लोग नहीं मिलते हैं। तो लिख लो लाइकेन आर द गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। Lichen are the good pollution indicator ब्रैकेट में लिखना डोंट ग्रो इन polluted area, डोंट ग्रो इन polluted area, डोंट ग्रो इन polluted area। ठीक है, तो हाँ जहाँ नैनीताल वगैरह में जाओगे तो हो सकता है मिल जाए बढ़िया। ठीक है ना, तो यहाँ के बाद ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। ठीक है, इसका हो गया स्वाहा इसका मैंने किया है, तुमने अभी नहीं किया। अभी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लो तब स्वाहा होगा। ठीक है, और इसको स्वाहा नहीं करना है, कई बार पढ़ना है पूरा, जब तक नीट ना निकल जाए तब तक पढ़ते रहना है, तब जाके स्वाहा करना है जब निकल जाए। वो भी नीट में अगर निकल जाएगा ना तो भी तुमको फर्स्ट ईयर में यही सब बेसिक तैयार करने के लिए दोबारा से ही पढ़ाया जाएगा, इसी लेवल का मतलब चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो जो MBBS वाले होते हैं ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ईयर में गए और सुई दवाई शुरू कर दिए। फर्स्ट ईयर में उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है और इसी के बारे में तुमको हायर जानकारी से बैक्टीरिया वायरस इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहले जानो तब न इलाज करोगे। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है ये वाला। ठीक है, इसके बारे में प्रियॉन्स जो है वो तुम्हारा होमवर्क है, इसको अच्छे से पढ़ करके आना। ठीक है, ये भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म ही होते हैं प्रियॉन्स, इनके बारे में आराम से पढ़ करके आना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब प्लांट किंगडम कल से। ठीक है ना, आज के लिए इतना बहुत है। और एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा 2 होमवर्क रहेगा, एक प्रियॉन्स और एक बैक्टीरियोफेज मैंने डिस्कस नहीं किया है अभी तक। ठीक है ना, तो बैक्टीरियोफेज याद रखना कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये पता करके आना। बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें होमवर्क में, बैक्टीरियोफेज बड़े आराम से पता कर सकते हो। तो प्रियॉन्स क्या होता है और बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये दोनों तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ये तुम्हें पता चल जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम जाके लाइन बाय लाइन पढ़ो। तो प्रियॉन्स और बैक्टीरियोफेज ये तुम्हारा होमवर्क होगा, इसको अच्छे से करके आना। ठीक है ना, और जो भी दिक्कत हो, कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछना, वीडियो देखने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत होगी तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। थैंक यू।